जय हिंद, वंदे मातरम और सभी छात्रों का सनराइज़ करियर अकेडमी में स्वागत है। और हमारे आगामी एग्ज़ाम को लेकर जीके जीएस के 50 सुपर स्पीड क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपको भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और इनके साथ-साथ में मैं एक्स्ट्रा भी बताऊँगा, तो चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताएँ ताकि वो भी इस चीज़ को जान सकें। चलिए आज के जीके जीएस के 50 क्वेश्चन शुरू करते हैं। सनराइज़ करियर अकेडमी के नाम से माध्यम से सनराइज़ करियर अकेडमी के माध्यम से मेरा नाम है सिद्धांत और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी। नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में उस समय इतना ज़्यादा फेमस हो गया था। यहाँ पर विश्व के लोग अध्ययन करते थे। इंडोनेशिया, मलेशिया से लोग छात्र आते थे और यहाँ पर पढ़ते थे। और उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय है वो यही था, नालंदा। और गुप्त वंश में, गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की बिहार में स्थापना हुई है। तो ये कहाँ पे है? नालंदा। देखिए हमारे देश में 4 विश्वविद्यालय थे जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए, यूनिवर्सिटीज़ थी। एक था नालंदा, दूसरा विक्रमशिला, तीसरा तक्षशिला और चौथा गंधर्व। ये जो तक्षशिला सॉरी नालंदा और विक्रमशिला था ये बिहार मगध राज्य में थे और जो तक्षशिला और गंधर्व थे ये अफ़गानिस्तान सुलेमान पर्वत के पास थे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी जाती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि ये दी गई थी समुद्रगुप्त को। इसको बोला जाता है भारतीय नेपोलियन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, वर्धन वंश की स्थापना हर्षवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का और भगवान की से मानते हैं। आयुर्वेद के वो चिकित्सक जिनको भगवान के जैसे मानते हैं वो कौन थे? धनवंतरी। कौन थे वो? धनवंतरी। लेकिन आपको बता दें भारत के प्रथम जो वैद्य, ज्ञात वैद्य हैं वो कौन थे? चरक। भारत के प्रथम ज्ञात वैद्य जो ऑपरेशन भी करते थे वो कौन थे? चरक। लेकिन इस वेद में आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवान के रूप में जो मानते थे वो कौन थे? धनवंतरी। क्या थे? धनवंतरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक, इस क्वेश्चन के माध्यम से ये पूछना चाह रहा है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी या पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो हो जाएगा हमारा आंसर ए। तो चौथे का ए आंसर है हमारा। क्या है? ए। आगे बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण पर समाप्त हो गया था? वो था हुणों द्वारा। जब हमारे देश में हुणों का आक्रमण हुआ था तब हमारा जो व्यापार है वह रोमन साम्राज्य से टूट गया था, समाप्त हो गया था। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुण का क्वेश्चन बनता है। अभी जो मैं ये क्वेश्चंस की 50 क्वेश्चंस की सीरीज करा रहा हूँ, ये आगामी हमारे जो यूपी ट्रिपल एससी पेट है, एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन आ गया। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धि उत्कीर्ण है? देखिए क्या बोल रहा है। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो वो क्या है? समुद्रगुप्त की। किसकी है? समुद्रगुप्त की। अच्छा, इलाहाबाद से एक और लौह स्तंभ पाया गया था, वो था सम्राट अशोक का। किसका? सम्राट अशोक का। ये काफी बार एग्जाम में आया है। इलाहाबाद से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण थी? तो समुद्रगुप्त की थी। और इलाहाबाद में किसका लौह स्तंभ पाया गया था? तो वो अशोक का था, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी बोलते थे। ठीक है, कलिंग पर उन्होंने विजय पाई थी, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान, जो चीनी यात्री फाहियान थे, किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान आए थे? ठीक है, चीनी यात्री फाहियान, एक फाहियान है, एक ह्वेनसांग है। इसके बारे में एग्जाम में बहुत पूछता है और हमारे प्राचीन इतिहास से ये ताल्लुकात रखते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आए थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। या फिर आप बोल सकते हो जो गुप्त साम्राज्य है
और फाहियान ये समकालीन चल रहे थे। गुप्त काल में फाहियान भारत आया और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और यहाँ के राजाओं के बारे में अपनी किताब में चीनी भाषा में लिखा। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो उसका भी आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि या राजकवि थे। आगे बढ़ते हैं। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? देखो, गुप्त वंश का प्रवर्तक, प्रवर्तक का मतलब कि गुप्त वंश या जो गुप्त साम्राज्य है उसको शुरुआत किसने किया, चलाया किसने? तो गुप्त युग का जो प्रवर्तक था वो था श्रीगुप्त। ध्यान देना, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है कि गुप्त वंश की शुरुआत किसने किया। गुप्त वंश की हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारे एग्जाम में इतना ज़्यादा पूछता है गुप्त वंश के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसमें हुई थी, आगे चल के विक्रमशिला की भी स्थापना हुई, चीनी यात्री कई आए, युद्ध भी हुए। तो इसीलिए गुप्त युग का प्रवर्तक श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त को ही आपको आंसर लगाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? सरकारी भाषा का मतलब उनकी दरबारी भाषा। जब वह सभा वगैरह करते थे या जनता से ताल्लुकात रखते थे किसी भी माध्यम से, तो वो जो भाषा इस्तेमाल करते थे वो क्या थी? वो थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आगे बढ़ते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश में इतनी ज़्यादा लड़ाई तो हुई नहीं है, नालंदा विश्वविद्यालय और बन गया है। तो किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश अपनी कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अपनी कला और स्थापत्य के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। क्या? हमारा गुप्त वंश। आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी था? गणितज्ञ, खगोल वैज्ञानिक, याद कीजिए ऑप्शन में से क्या होना चाहिए? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, याद है ना? जीरो की खोज किसने की है? आर्यभट्ट। और हमारे भारत का पहला उपग्रह जो हमने भेजा था रूस की मदद से, उसका भी नाम क्या था? आर्यभट्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ दोनों था? आर्यभट्ट। शून्य की रचना की इसने, और शून्य की रचना की तब जाके लोगों को, दुनिया को आगे गिनती आ पाई, और ये खगोलीय वैज्ञानिक भी थे हमारे। आगे बढ़ते हैं। गुप्त राजा किसके जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की? ऐसा गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ये इसका आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के, वो मौर्य वंश का था, ये गुप्त वंश का। ध्यान दीजिएगा, 1000 सालों का अंतर है इसके और उसके में। वो ईसा पूर्व से था, ये ईसवी के बाद है। वो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का था, ये गुप्त वंश का है, और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? चंद्रगुप्त द्वितीय ही है वो। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही एक अपना इतिहास है, काफी बार एग्जाम में पूछता है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की इन्होंने, और महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की है। चक्रवर्ती विक्रमादित्य और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है चंद्रगुप्त दो ने। गुप्त संवत में किसके द्वारा स्थापित किया गया? अब फिर देखिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बात करते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था रेलवे के। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? वो है सोना। सोने के सिक्के ज्यादा इन्होंने चलाए थे अपने काल में। तो ये आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रतीक प्रेम दर्शाते हैं? निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दिखाते हैं? तो गुप्तों के। किसके? गुप्तों के। गुप्त काल के जो शासक थे वो बताते हैं, उनके सिक्कों से पता चलता है कि वह संगीत में अपनी रुचि रखा करते थे। आगे इसका आंसर हो जाएगा सी। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट राजदरबारी के कवि थे? वो थे हर्षवर्धन। किसके? हर्षवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं।
हर्षवर्धन अपनी तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हमारे हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ स्थापित करते थे? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पे स्थापित करते थे? उसका आंसर है प्रयागराज में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद जिसका पुराना नाम है, प्रयागराज में। आगे बढ़ते हैं। एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक कौन है? एक महान रोमन नाटक कादंबरी का लेखक कौन है? वो है बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित को छोड़कर बाकी सारी रचना हर्षवर्धन ने की थी। हर्षचरित किया था बाणभट्ट ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हर्षचरित की रचना किसने किया था? बाणभट्ट ने। इसको छोड़कर बाकी रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, इसकी रचना किया था हर्षवर्धन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में किया गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में किया गया था? ह्वेनसांग के। तो आंसर सी हो जाएगा। और ह्वेनसांग कौन था? एक चीनी यात्री था। अच्छा, मेगास्थनीज के बारे में पूछता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का भेजा हुआ दूत था चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में। अब मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा था जिसका नाम है इंडिका, और इंडिका हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये उस समय मेसोपोटामिया और मिस्र के लोग हुआ करते थे। तो मेगास्थनीज ने जो किताब की रचना की है उसका नाम है इंडिका। इसका आंसर हो जाएगा सी, ह्वेनसांग। अमीबा में कुल कितने शैल या कोशिका होते हैं? अमीबा जो गंगा नदी में पाया जाता है जीव है, वह एक कोशिकीय जीव है। कौन सा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में कुल कितने शैल कोशिका होते हैं? तो एक कोशिकीय जीव है, और वो है आंसर ए। ठीक है, तो अमीबा क्या है? कितने शैल होते हैं? एक होता है, एक कोशिकीय जीव है। गंगा नदी में अमीबा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए कौन सा तो वो है बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं। अच्छा, अगर कोई पूछे कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? देखिए, जो धरातल में हम लोग रहते हैं, और धरातल में जो हमारा वातावरण है, वातावरण में जितनी भी हवाएं हैं, वो उसका प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो बैरोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड पहले एक यूटी था, इसके बाद यह हमारा एक पूर्ण राज्य बना। तो ये बना है 1963 में। कब बना है? 1963 में। एक पूर्वोत्तर राज्य है हमारा, और नागालैंड में नागा पहाड़ी है, नागा जनजाति यहाँ पे निवास करती है, और नागालैंड म्यांमार से अपनी अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाती है। और नागालैंड में जो पहाड़ हैं वह हिमालयन श्रृंखला के पहाड़ हैं। कहाँ के हैं? हिमालयन श्रृंखला के पहाड़ हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। कौन सा? मालीगांव। तो थोड़ा सा इसको देखना है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, ध्यान देना, क्या क्वेश्चन है? संविधान का क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। देखिए, मुख्यमंत्री यानी सीएम, सीएम का कार्यक्षेत्र क्या होता है? राज्य। और राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। राज्य की जितनी बड़ी नौकरी होती है, जितनी भी बड़ी बड़ी नौकरी होती है एक क्लास वाली, उन सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन आपको बता दें, जो विधानसभा है, विधानसभा के जो सत्ताधारी दल होता है, उसके जितने भी चयनित सदस्य होते हैं, उनकी सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्ति करता है सीएम की, और राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा, सीएम अपना त्याग भी किसको देता है? राज्यपाल को। जिस तरीके से पूरे देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है, राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल। राज्यपाल आप बोल सकते हो कि राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया एजेंट होता है, जिससे हमारे केंद्र और राज्य के संबंध बनते हैं। अच्छा, राज्य में इमरजेंसी
या आपातकाल लगाने की सिफारिश भी राज्यपाल करता है, किससे? राष्ट्रपति से, ठीक है। और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहाँ पर राज्यपाल करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस यूज की जाती है। कौन सी? फ्रीऑन गैस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? बहुत बार साइंस वर्ग में ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है। और विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है जे थॉमसन का। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, एक बहुत बड़ा नाम है हमारे विज्ञान की फील्ड में, जे थॉमसन। और याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार, कई बार रिपीटेडली एग्जाम में आया है, तो इसको देखना है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। कौन? आत्माराम शर्मा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान देना है, ये आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश के राष्ट्रगान लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा, देखिए हमारे भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन अधिनायक जया है। तो और जब हम इसको पूरा गाते हैं तो कितना? पूरा 52 सेकंड का गाते हैं। इसकी रचना किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और इसके साथ साथ याद है आप लोगों को, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, पूरे बंगाल को दो सूबों में बांट दिया गया था। पूरे बंगाल को दो सूबे में, एक पूर्व का बंगाल और एक पश्चिम का बंगाल। ये पश्चिम का बंगाल भारत में रहा, और वो जो पूर्व बंगाल था वो आगे चल के बन गया पूर्व पाकिस्तान, जब आज़ाद हुआ देश। और उसके बाद सन 1971 में वही बन गया बांग्लादेश। आज जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं वो एक्चुअली में भारत का हिस्सा था, और पूर्व बंगाल के नाम से जाना जाया करता था, पहले बंगाल सूबा था। और उस बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, उसके बोल हैं अमार सोनार बांग्ला। क्या है? अमार सोनार बांग्ला। और इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारे भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ही वो ऐसे व्यक्ति हैं, भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और नाइटहुड की उपाधि भी रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। लेकिन जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था तो इन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजी सरकार को वापस कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर हमारे भारत के प्रथम आईसीएस थे, इंडियन सिविल सर्विस, यानी डीएम जिसको बोलते हैं, आईएएस। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई इंडियन सिविल सर्विस पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम निकाला, बतौर आईएएस बने, ठीक है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। देखिए इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, और बदले में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी, ठीक है। और बंगाली भाषा में इनका ज़्यादा रुचि था। और बंगाल में, कलकत्ता शहर में शांति निकेतन की स्थापना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे भारत के आधुनिक इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है, जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत में के राष्ट्रगान के अलावा और किसका देश का राष्ट्रगान लिखा है? बांग्लादेश का लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? तो वो होता है नाइक्रोम के। जो हीटर हम इस्तेमाल करते हैं, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? देखो, जब लोहे पर जंग लगता है, या वो नमी के संपर्क में आता है या हवा के संपर्क में आता है, तो उसका ऑक्सीडाइजेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब ऑक्सीजन के कण उस पर आ जाते हैं और रिएक्शन कर देते हैं। तो जहाँ पर वो Fe होता है वो बन जाता है Fe2O3, यानी ऑक्सीजन के 3 कण और जुड़ जाते हैं। तो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन एक पदार्थ है और उसका भी वजन होता है। तो जब लोहा ऑक्सीडाइज होगा, जंग लगेगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। इसका मतलब लोहे का जो भार है वो क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। तो आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में है? तो वो क्या है? पातालपुरी में है। कहाँ पे है? पातालपुरी में है, ठीक है।
ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप बना हुआ है और माजुली द्वीप अपने आप में एक जिला भी है, जो द्वीप जिला है, नदी के बीचों बीच है। ये पातालपुरी असम में है, ठीक है। इसी नदी के किनारे काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। और थोड़ा सा और नीचे आएंगे असम की तरफ, तो मानस राष्ट्रीय अभयारण्य होगा, जो मानस नदी के बगल में है, ठीक है। और जो हमारा असम है, असम चाय और कॉफी के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो उसका उत्तर हो जाएगा स्टील में। स्टील में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन के हिसाब से स्टील इसका आंसर है। किस भविष्य के धातु कहा जाता है? तो वो है टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। ये आंसर बिल्कुल सही है आपका, ए आंसर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? इसका आंसर है सल्फर। सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में हमारे धरती में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान, दिल्ली की सुल्तान बनी थी 4 साल के लिए, रजिया सुल्तान। और यही रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक, भारत की प्रथम महिला शासक। तो ये किसकी बेटी थी? ये थी इल्तुतमिश की बेटी। ध्यान देना, इल्तुतमिश की बेटी। इससे पहले जो दिल्ली का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन आधे में छोड़ दिया, उसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। और जब ये 4 साल रही, औरत होने के नाते जब ये शासक बनी, तो लोगों ने इनको नकार दिया, कई सूबेदारों ने इनको मारने की कोशिश किया। तो 4 साल ही ये सुल्तान रह पाई, और 4 साल ही रह पाई, लेकिन भारत में एक इतिहास करके भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। आगे बढ़ते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में आया है, भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछता है, रिपीटेडली पूछता है। बिहार का अशोक बोला जाता है कोसी नदी को, कोसी नदी को बोला जाता है बिहार का अशोक। कोसी नदी हर साल अपना रास्ता बदलती है, और जब बारिश होती है तो उफान इतना ज्यादा होता है, इतनी ज्यादा बिहार में तबाही मचाती है कि बिहार के गांव बहा ले जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं बिहार का अशोक, कोसी नदी। और आगे चल के गंगा नदी में ये मिल जाती है। इसका रास्ता बदलने का कारण ये है कि जब भारत तिब्बत के पठार से टकराया था, तो जहां से टकराया था उसके नीचे की धरती लगातार धंस रही है, आज भी धंस रही है। आज भी हमारे भारत की प्लेट आगे की तरफ बढ़ रही है, जिसकी स्पीड है 5 mm प्रति वर्ष। और इसके धंसने की वजह से कोसी नदी हर साल अपना रास्ता बदलती है। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़, अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, लेकिन अलीगढ़ जाना जाता है तालों के लिए। किसके लिए? ताले के लिए। तो आंसर ए इसका है। अलीगढ़ किसके लिए जाना जाता है? ताला के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? अरे सिख धर्म के लोग बनाते हैं। याद है ना, जलियांवाला हत्याकांड बैसाखी के दिन ही हुआ था, नरसंहार हुआ था। जनरल ओ डायर ने गोली चलाने के आदेश दिए थे, फिर बाद में उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाके सीने पे पूरी की पूरी गोलियां उतार दी, मार डाला उसे। तो बैसाखी त्योहार किस धर्म में मनाया जाता है? सिख धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। किसकी? फिरदौसी की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फिरदौसी, शाहनामा। गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? 1964 में। गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? तो उसका आंसर है 1964। ध्यान देना, भारत में पहली यूरोपीय शक्ति जो आई थी 1498 में, वो पुर्तगाली ही थी। भारत में जो पहले आए और जो अंत में गए, वो पुर्तगाली ही थे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। और पुर्तगाली ही हमारे भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेके आए हैं, ठीक है। क्या लेके आए हैं? प्रिंटिंग प्रेस। गोवा को पुर्तगाली से कब आजाद करवाया गया? तो 1964 में कराया गया है। और पुर्तगाली वे लोग थे जो भारत में ऐसी यूरोपीय शक्ति जो पहले आई और अंत में गई। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर संबंधित था। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया करता था, लेकिन अभी सन 2019 में धारा 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिया गया। जम्मू कश्मीर अब एक पूर्ण राज्य ना होके अब यह केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर सूबे में से 2 केंद्र शासित प्रदेश निकाले गए थे, जम्मू कश्मीर और लेह, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो हमारे अब वर्तमान में हमारे केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है और राज्य की संख्या 28 है। अब खैर ये हट चुका है। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ? जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है।
जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों की पत्तियां पाई जाती है? देखिए, राजस्थान एक शुष्क इलाका है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, 51 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है और गर्म हवाएं चलती हैं, और जिसके कारण कोई वनस्पति वहाँ उगती नहीं है। कहीं पर भी अगर तापमान ज़्यादा है, बारिश कम है, 10 सेंटीमीटर 10 से 50 सेंटीमीटर है, तो वहाँ के पेड़ों की, वनस्पतियों की जो पत्तियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, कटीले वन पाए जाते हैं वहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी। पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं कैसी? छोटी। कहाँ पे? राजस्थान में, शुष्क इलाका। राजस्थान में ही हमारी सांभर झील है, जो सबसे ज़्यादा खारी झील है, और ढेबर झील भी है। राजस्थान में ही हमारा थार का मरुस्थल है, और राजस्थान पाकिस्तान के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है, जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। आगे बढ़ते हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किससे है? हमारे भारत की अंजू बॉबी जॉर्ज ये एथलेटिक्स से संबंधित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर? देखिए, हमारी पृथ्वी है, ये हमारी विषुवत रेखा है, और अगर आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री उत्तर जाओगे और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नीचे जाओगे, तो ये हमारी क्या होती है? अक्षांश रेखाएं होती हैं। यानी हमारी विषुवत रेखा समानांतर होती है किसके? अक्षांश रेखाओं से। ठीक है, और टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179। अच्छा, कई सारे बच्चे लोग 181 करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब अक्षांश बोलेगा तो 181, लेकिन कुल बोलेगा तो 169। क्यों? क्योंकि जो 90 डिग्री में अक्षांश है वो मात्र क्या है? एक बिंदु है, वो व्रत नहीं है। वो अक्षांशीय व्रत नहीं है, वो सिर्फ बिंदु है। इसीलिए 181 में से 2 माइनस कर देते हैं, 169 कितना? 79। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। ऐसे ही दोस्तों आप भी MCQ करते रहिए, और इन्हीं MCQ में से आते हैं क्वेश्चंस। तो जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइट को भी जला देते यार, ऑन है ना। आज हम डिस्कस करेंगे प्रमुख किताबें और उनके लेखक, क्योंकि ये भी एक अच्छा खासा टॉपिक है और आपके एग्जाम में आ सकता है। कहाँ है यार वो? किताबें और उनके लेखक। क्लियर है? आज का हमारा टॉपिक है किताबें और उनके लेखक। लेकिन उससे पहले ये एक बहुत सुंदर सा कोट, और देखो कोट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, सब कुछ आपको विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ, और किताबों के साथ अगर आप रातें बिताओगे तो ध्यान दीजिएगा, एक समय ऐसा आएगा कि एक डिपार्टमेंट पे राज करोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि जो नया बैच है सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट 24 अक्टूबर 2022 से शुरू हो रहा है, और उत्तर प्रदेश पुलिस का नया बैच दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक, यानी आपके पेट के एग्जाम के बाद सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास SSC GD और उत्तर प्रदेश पुलिस रहेगा। तो उसका जो नया बैच और शून्य स्तर से बैच गहराई से अध्ययन कराएंगे 19 अक्टूबर 2022 दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये PDF, इसमें कम से कम 100 से ज़्यादा किताबें हैं और लेखक हैं। ये PDF आपके मोबाइल में मिल जाएगा। तो चलो एक कर रिवीजन करते हैं। पेट का एग्जाम हमारा लगा हुआ है। अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत बार पूछा जाने वाला अभिज्ञान शकुंतलम, इसके लेखक कौन? महाकवि कालिदास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं करना। अभिज्ञान शकुंतलम बहुत बार पूछा गया। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, PDF आपको मिल जाएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अभी सिर्फ ध्यान से सुनिए। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? महाकवि कालिदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर। जो विलियम शेक्सपियर थे, ये इंग्लिश साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे, इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े विद्वान थे। नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। और इनकी कृति क्या है? एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर। उसके बाद काफी बार हमारे भारत के सरकारी नौकरी के एग्जाम में पूछा जाने वाला ये गीतांजलि। गीतांजलि के लेखक कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक कौन?
रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर का जब भी नाम आता है, नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में वापस कर दी थी। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया था। और हमारे पहले भारतीय जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल के कलकत्ता शहर में शांति निकेतन की शुरुआत किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र, ये लो हिंदी लगता है पढ़ नहीं रहे हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो भारत के प्रथम क्या हैं? आईसीएस। भारत के प्रथम आईसीएस कौन? सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो किसके भाई हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के। इंडियन सिविल सर्विस। आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ बहुत बार पूछा गया है, कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये स्टार लगा लीजिएगा, जब आप रिवीजन कीजिएगा तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्या नाम है इसका? आनंद मठ। इसके लेखक कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम की रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम क्या है? हमारे देश का राष्ट्र गीत है, गान नहीं है। राष्ट्रगान क्या है हमारा? जन गण मन। और उसकी रचना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर। अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, बांग्लादेश का क्या है वो? राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स भी गांधी जैसे ही थे। और आपको बता दें, गांधी जिस व्यक्ति से प्रभावित हुए वो व्यक्ति कौन था? कार्ल मार्क्स। ठीक है, आया समझ में? वो उसमें साफ साफ क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस व्यक्ति से प्रभावित होकर अब गांधी ने अभियान चलाए भारत में, वो क्या है? कार्ल मार्क्स। आया समझ में? आपको याद हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, मीन काम्फ। मीन काम्फ कौन? एडोल्फ हिटलर। आप सभी लोगों को पता है द्वितीय विश्व युद्ध में जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा बड़ा रोल रहा वो कौन था? एडोल्फ हिटलर। उसके बाद क्या? गांधी एंड स्टालिन। गांधी एंड स्टालिन, लुई फिशर। गांधी एंड स्टालिन, लुई फिशर। देखिए जैसे गांधी जी है, जवाहरलाल नेहरू है, अरबिंदो घोष है और रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी किताबें ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो गांधी जी, नेहरू जी और रविंद्रनाथ टैगोर और अरबिंदो घोष ऐसे, और जैसे मुंशी प्रेमचंद, कालिदास, इनको आपको याद रखना है, कई बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछता है। आगे देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, कई बार एग्जाम में आया, मैंने खुद 3-4 बार ये दिया है एग्जाम में। कितना? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। और कई बार रिपीटेडली बार बार पूछा जाने वाला, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद द सच के साथ मेरी खोज। सच के साथ मेरी खोज किसकी कृति है? महात्मा गांधी। इतने बड़े व्यक्ति महात्मा गांधी, जिन्होंने मानव जाति के लिए पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यही कारण है कि उनके जन्म दिवस पर पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। क्लियर है? आगे देखिए, प्रिंस। प्रिंस नामक कृति किसकी है? मैकियावेली। ठीक है, आए समझ में? जल्दी जल्दी लिखने से अच्छा है कि आप सिर्फ सुनो। अगर आप सुनोगे यू विल बी डूइंग बेटर। ठीक है, लिखने में ध्यान रहेगा, पढ़ने में नहीं रहेगा तो कहां से होगा। आगे बढ़ते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन, याद है इकोनॉमिक की किताब, और अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान एडम स्मिथ, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को क्या बताया? धन का विज्ञान। एडम स्मिथ ने धन को क्या बताया? अर्थव्यवस्था को क्या बताया? अर्थव्यवस्था को बताया है धन का विज्ञान। धन का विज्ञान किस किताब में बताया है? वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। हमारे भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। हमारे देश के पीएम, हमारे देश के गवर्नर, हमारे देश के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। और सन 1991 में जब हमारा देश श्रीलंका जैसे हालात हो गए थे तो उन्होंने हमारे देश को गरीबी से बाहर निकाला था। बहुत बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं। ठीक है, आगे रिपब्लिक। रिपब्लिक किसकी है? प्लूटो। अमृत और विष। अमृत और विष, देखो ये कितना आसान है। अमृत और विष, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। अमृतलाल प्रजापति तो हमारे फूफा का नाम होता है, पर हमारे फूफा रचनाकार नहीं है। ठीक है,
वो LIC एजेंट है, वो आपको मरने के फायदे बताते हैं, ठीक है। ओके, आगे ऑन टू द लिस्ट जॉन रस्किन। आगे देखिए, आधे अधूरे मोहन राकेश, ठीक है। आगे क्या है, इंडिया डिवाइडेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, याद हो रहा है ना? PDF मिल जाएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर S राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है। एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डल, किसने? गुन्नार मिर्डल। एसेज ऑन गीता, अरविंद घोष की एक रचना नहीं है, बहुत सारी रचना है, ध्यान दीजिएगा। अरविंद घोष हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी भी रहे हैं और फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, तो इनको स्टार लगा लीजिएगा और पढ़िएगा अच्छे से। एसेज ऑन गीता कौन? अरविंद घोष। इसके बाद देखिए, बहुत बार पूछा जाने वाला कमायनी किसकी रचना है ना? कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? दास कैपिटल देखो अगेन क्या है? कार्ल मार्क्स की 2 किताबें देख ली ना हमने, है ना? ध्यान दीजिएगा, कार्ल मार्क्स वह व्यक्ति थे जिनसे प्रभावित हुए MK गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है, MG गांधी, जो भी हो, मोहनचांद MK गांधी, क्लियर है। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, क्लियर है। पंचतंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कहानियां छोटे में पढ़ते रहे होंगे। आप लोग तो मोबाइल के जमाने के हो, हमारे पास, हम तो उस जमाने के जब मोबाइल नहीं था। पंचतंत्र, मुंशी प्रेमचंद्र, इनकी कहानियां, मालगुडी डेज, इनकी कहानियां हम बहुत पढ़ते थे, ठीक है। आगे बढ़ें। देखिए अगला क्या है? मधुशाला। बहुत बार पूछा गया है, हिंदी में भी पूछा जाता है, हिंदी में। मधुशाला क्या है? हरिवंश राय बच्चन। ये किसके पिता है? अमिताभ बच्चन। और देखो अमिताभ बच्चन ने ये दिखा दिया कि जैसे जब वो छोटे थे और फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुए थे, तो वो एक रेडियो में काम करने गए थे, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा मोटी थी कि उनको रेडियो से बाहर कर दिया था कि भाई तुम्हारी आवाज़ बहुत मोटी है और ऐसे रेडियो में नहीं चल पाएगा। तो भाई साहब वो फिर आगे चल के आज भी अपने आवाज़ के लिए ही जाने जाते हैं ना, अमिताभ बच्चन। बताइए, जिस चीज़ के लिए उनका रिजेक्शन हुआ उसी चीज़ के लिए वह जाने जाते हैं, है ना? ओके, तो मधुशाला क्या है? हरिवंश राय बच्चन। और क्या है? वॉर एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय। भारत भारती इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती की स्थापना किसने की है? मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद क्या देखिए? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर। देखो दोबारा आ गया ना, अरे बहुत बड़े विद्वान थे इंग्लिश साहित्य के, ठीक है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर। मैला आंचल, हिंदी में पूछता है, मैला आंचल, फणेश्वर नाथ रेणु। शेखर एक जीवन, आगे, ठीक है, आगे नाम है, ये ना बोलिए कि अज्ञात, आगे नाम है, ठीक है। मदर इंडिया किसने? कैथरीन मेयो। मदर इंडिया एक मूवी भी देखा होगा आपने ना, भारत की मूवी एक मदर इंडिया। उसके बच्चे ने गलत काम किया, मार दी गोली माता ने अपने बच्चे को, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। झांसी की रानी, वृंदावन लाल वर्मा। और ये क्या है? गण देवता, ताराशंकर बंदोपाध्याय। उसके बाद क्या है? चिदंबरा, सुमित्रा नंदन पंत। स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चिदंबरा क्या है? चिदंबरा किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत ने। द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम क्या? उत्तर प्रदेश की प्रथम क्या? राज्यपाल, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रपति की सिफारिश पर।
है? क्यों शालिनी? मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, राष्ट्रपति की सिफारिश पर। अरे शाबाश। अरे सीएम कौन बनता है? जो सत्ताधारी दल होता है ना, तो सत्ताधारी दल के जितने भी विधायक होते हैं, विधायकों की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होती है। ईंटा पत्थर रख दिया करो एक एक यहाँ पे, ठीक है? तो दे दिया करूं अच्छे से। अच्छा, देवदास, बहुत बार पूछा जाने वाला, देवदास शरद चंद्र चटर्जी। देवदास, देवदास एक मूवी भी है ना? देवदास बोलते हैं ना दोस्त लोग, क्या देवदास बना है? आगे देखिए, ए वायरस फॉर फ्रीडम, ए वायरस फॉर फ्रीडम किसने कहा है? नयनतारा सहगल। हेमलेट किसकी है? विलियम शेक्सपियर। अगेन देखो, विलियम शेक्सपियर। एज ऑटोबायोग्राफी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कपाल कुंडला, बंकिम चंद्र चटर्जी। कागज ते कनवास, कागज ते कनवास, अमृता प्रीतम। उसके बाद क्या है? गाइड, आर के नारायण। गाइड, आर के नारायण। और आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है? पोस्ट ऑफिस, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है? आए समझ में? देखिए, पोस्ट ऑफिस, अब ये किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर। और बहुत सारी रचनाएं इन्होंने किया है, ठीक है? भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा। इंडियन विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, ठीक है? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। कामसूत्र, वात्स्यायन, ठीक है? ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। गोदान, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोदान क्या? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे लेखक थे जो रियलिटी में भारत दिखाते थे। आपको बता दें, भारत का जो माहौल है, भारत का वास्तविक जो माहौल है। अच्छा, अभी आपने देखा होगा करण जौहर, करण जौहर देखा होगा, है ना? करण जौहर की मूवी कभी आप मत देखिएगा, आपको उल्टी आ जाएगी, ठीक है? मत देखिएगा, आपका जी मिचलाने लग जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो कभी भी रियल इंडिया को दिखाता ही नहीं है, वो सिर्फ अमीरों को दिखाता है, ठीक है? सिर्फ अमीरों को दिखाता है। जबकि गांधी जी ने भी कहा था कि अगर आपको विकास करना है तो उसका इकाई क्या होना चाहिए? गांव, है ना? क्योंकि रियल इंडिया तो गांव में ही है। आप ही बताइए, आप लोग कितना संघर्ष करके यहाँ पर पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, डेली का संघर्ष है कि नहीं? तो रियल इंडिया यही है ना? बताइए, रियल इंडिया तो यही है। वो अपनी फिल्म में कभी मत दिखा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप जो है कोई कार्टून देख लीजिएगा, लेकिन करण जौहर की मूवी ना देखिएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अबुल कलाम, अबुल कलाम, उनका भी नाम अबुल कलाम आजाद है, वही है ये, ठीक है? अरे उनका पूरा नाम नहीं लिखा है इसमें। चलो ठीक है, फिर इसको हम सर्च करेंगे, ठीक है? जूलियस सीजर, ये किसका है? अगेन देखो क्या है? विलियम शेक्सपियर। जूलियस सीजर, और इसमें फिर क्या है? विलियम शेक्सपियर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे जरा देख लीजिए क्या है? चंडालिका, अगेन देखो क्या आ गया नाम? रविंद्रनाथ टैगोर। दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, देखिए फिर से नाम आ गया। बहुत सारी रचनाएं थी इनकी। और प्रिजन डायरी, जयप्रकाश नारायण। बूंद और समुद्र, अमृतलाल नागर। माई ट्रुथ, इंदिरा गांधी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, अगेन विलियम शेक्सपियर। देख रहे हो, ठीक है? आपके एग्जाम में 50% चांसेस होते हैं जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर। ये ध्यान दीजिएगा, 50% चांसेस होते हैं, ठीक है? और यही पढ़ना होता है। इसका देखना आपके पेट में एक प्रश्न जरूर आएगा। आगे देखते हैं क्या है? मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान राशिद। और लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। अभी पीछे पढ़ा था ना अरविंद घोष, ठीक है? माई लाइफ स्ट्रगल, खान अचुल गफर खां। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। आपने देखा कि इस बीच में हमने 56 कर लिए, और 56 में कुछ नाम बहुत ज्यादा रिपीट हुए, और नाम रिपीट हुए और उनके अलग अलग कृतियां। यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये वीडियो अपलोड होगा, एक बार भगा भगा के देख लीजिएगा, ठीक है? रिवीजन हो जाएगा।
आगे देखिए, जिंदगी नामा एक जीनियस का प्रकाश मनु, जिंदगी नामा एक जीनियस का प्रकाश मनु, आग का दरिया, ठीक है, कुरतुल एन हैदर, जो भी हो, आग का दरिया कुरतुल एन हैदर, ठीक है। आपने जरूर ये कहावत सुनी होगी कि ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। चल भाग यहां से, आग का दरिया इश्क। यहां पे सबसे बड़ी चीज शिक्षा है, और ऐसे लेखकों की मैं निंदा करता हूं इस कैमरे के सामने। हेड्स एंड टेल्स, मेनका गांधी, ठीक है, जयदेव, गीत गोविंद और चंद्रलोक। एक मिनट, उल्टा है यहां पे, ये नाम है और वो क्या है उनकी कृतियां। बाण भट्ट ने कौन से बताइए, हर्ष चरित, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाण भट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन। किसका? हर्षवर्धन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाण भट्ट की रचना क्या है? हर्षचरित और क्या? कादंबरी। ये दोनों एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। क्लियर है? देखो 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। बाण भट्ट किसका दरबारी कवि? हर्षवर्धन का, ठीक है। या बाण भट्ट किसका दरबारी विद्वान? किसका? हर्षचरित का। अच्छा, कादंबरी किसकी रचना है? बाण भट्ट की रचना है। क्लियर है? बाण भट्ट हर्षवर्धन, बाण भट्ट हर्षवर्धन, कादंबरी हर्षचरित। क्लियर है? अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने लिखा था कि हर्षवर्धन ने इनमें से किसकी रचना नहीं की? हर्षवर्धन ने इनमें से किसकी रचना नहीं की? वो कौन है? हर्षचरित। क्योंकि हर्षचरित की रचना किसने की है? बाण भट्ट। और हर्षचरित से हमें वर्धन वंश के बारे में पता लगता है। किसके बारे में? वर्धन वंश के बारे में पता लगता है। क्लियर है? आया समझ में? देखिए, राजशेखर ने किसकी रचना की है? काव्य मीमांसा। कलहड़, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। राजतरंगिणी, कलहड़, ठीक है। कौटिल्य, कौन भूल जाएगा? और दूसरा नाम बताओ? चाणक्य। और दूसरा नाम बताओ? अरे विष्णुगुप्त नहीं है क्या? विष्णुगुप्त। किसकी रचना? अर्थशास्त्र। अब जरा बताइए, अर्थशास्त्र क्या थी? राजनीति की किताब। क्या थी ये? और कौन से वंश की? मौर्य वंश की। किसके नाम पे पढ़ा था? पूरा किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसको हराया था? धनानंद को, नंद वंश को हराया था, ठीक है। धनानंद को हराया था। और धनानंद किसका पिता था? चंद्रगुप्त का। मूरा उसकी पत्नी थी। गलत तरीके से जो है पत्नी बनाया था, उसी का बदला लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। आया समझ में? आगे देखिए, जो भास है, भास ने किसकी रचना की है? स्वप्नवा सौदत्ता, ठीक है, जो भी है अच्छा से लिखा है, आप देख लीजिएगा। प्रतिज्ञान और योगंध रायण, ठीक है, अच्छा ही है। शूद्रक ने किसकी रचना की है? मृच्छकटिकम, सही है। आगे हर्षवर्धन, देखिए आपको बता दें, जब ईसवी खत्म हो गया ना, ईसवी के बाद आए तो बहुत सारे लोगों ने आक्रमण कम कर दिया। लोग संगीत की तरफ ज्यादा बढ़ते गए, राजा महाराजा संगीत की तरफ रचनाकार बनते गए, लड़ाइयां कम होती गई। क्लियर है? हर्षवर्धन एक राजा थे, लेकिन ये एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे। और इन्होंने किसकी रचना की है? नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली, जिसमें से प्रियदर्शिका रत्नावली वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। आगे वेद व्यास की रचना के महाभारत और भागवत गीता। इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, जिसमें युद्ध दिखाया गया है जो 18 दिन चला है। कहां चला है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहां पे है? बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ, बिल्कुल सही। चंद बरदाई ने किसकी? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तुलसीदास ने, अरे बहुत सारा, रामचरित मानस, विनय पत्रिका और कविता वली। इसके बाद क्या? अमीर खुसरो तुगलकनामा, अमीर खुसरो तुगलकनामा। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने किसकी रचना की है? बाबरनामा। ये अपने बारे में बता रहे थे, ठीक है। जैसे इंदिरा गांधी ने अपने आप को नोबेल भारत रत्न दे दिया है ना। अब जैसे मैं अपने आप को 3 स्टार लगा दूं और मैं बोलूं मैं इनसे भी बड़ा कप्तान,
है ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब क्या होता है? अपनी बड़ाई खुद करना, है ना। कभी कभी अपनी बड़ाई करना पड़ता है, क्यों? दूसरा करने वाला है नहीं ना, बताएं। अब जैसे हमने बीटेक में जितना भी कुछ किया, कौन है बताने वाला? तो हम ही बताएंगे ना, इसीलिए कभी कभी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना पड़ता है। गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बेटी, बेटी। इसने लिखा था क्या? हुमायूं नामा। सर्च कीजिएगा इसको। अबुल फजल, अबुल फजल ने क्या? आईने अकबरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईने अकबरी। अबुल फजल, आईने अकबरी, और किसकी? अकबरनामा, दोनों इंपॉर्टेंट है। सर्च करो, कहीं गलत तो नहीं हो गया? सही है, बेटी है, पक्का? डिलीवरी तुम्ही ने कराई थी क्या? ओके ओके ओके, चलिए सर्च कर लीजिएगा। कबीर दास ने किसकी रचना की है? बीजक। गुरु अर्जुन देव कौन से धर्म के प्रवर्तक? सिख धर्म, बिल्कुल सही। आदि ग्रंथ किसकी? आदि ग्रंथ। और आगे बढ़ो। अरविंद घोष, याद है ना लाइफ डिवाइन, अभी हमने पढ़ा। अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन सावित्री किसकी रचना है? अरविंद घोष। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ, बहुत बार पूछा गया है। कपाल, कपाल कुंडला, आवारा मसीहा, ठीक है। विभूति भूषण वर्मा, विभूति भूषण वर्मा, पाथेर पांचाली। क्या रे, तुम भूल जाया करते हो क्या? विमल मित्र, विमल मित्र की रचना क्या है? साहब, बीबी और गुलाम। ये साहब है, ये बीबी का पति है, और ये गुलाम है, ठीक है, जोरू का गुलाम। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू क्या? डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो यहां से हम लेक्चर समाप्त करते हैं।